Let's quickly revise ray optics through formulas. First of all, we have plane surface. अगर प्लेन सरफेस के थ्रू रिफ्लेक्शन हो रहा है तो जो एंगल ऑफ डेविएशन का वहां पे फॉर्मूला आता है दैट इज 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। और अगर प्लेन सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन हो रहा है सो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला है एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब बड़ा माइनस छोटा करना है, इनका हमें मोड लेना है। अच्छा, अगर हम इंसिडेंट रे को रोटेट कर देते हैं थीटा एंगल से तो रिफ्लेक्टेड रे रोटेट हो जाएगी थीटा एंगल से बट इन अपोजिट सेंस। सपोज ये एक इंसिडेंट रे है और ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, अगर हम इसको थीटा डिग्री रोटेट करते हैं तो ये भी थीटा डिग्री रोटेट हो जाएगी बट इन द अपोजिट सेंस, ठीक है। बट अगर हम प्लेन मिरर को रोटेट करते थीटा से तो रिफ्लेक्टेड रे टू थीटा से डबल एंगल से रोटेट हो जाएगी इन द सेम सेंस यानी सेम डायरेक्शन में। अच्छा, अब अगर हमारे पास दो प्लेन मिरर है जो कि इंक्लाइंड है एट एन एंगल थीटा, थीटा इज इंक्लिनेशन एंगल हियर, तो यहाँ पे जो नेट एंगल ऑफ डेविएशन होता है दैट इज 360 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ थीटा। एंगल ऑफ इंसिडेंस कोई भी हो डजेंट मैटर, यहाँ पे जो नेट डेविएशन है वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर। अब अगर हमारे पास एक प्लेन मिरर है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर उसकी इमेज बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट आगे मूव करता है v की वेलोसिटी से तो इमेज भी आगे ही मूव करेगी v की वेलोसिटी से। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट पास आएगा तो इमेज भी पास आएगी सेम वेलोसिटी से, अगर ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो इमेज भी दूर जाएगी सेम वेलोसिटी से। ये हम डेली अपनी लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है v की वेलोसिटी से तो इमेज भी ऊपर जाएगी, अगर ऑब्जेक्ट नीचे जाता है तो इमेज भी नीचे जाएगी विद द सेम वेलोसिटी। लेकिन अगर प्लेन मिरर मूव करता है v की वेलोसिटी से तो इमेज जो है डबल वेलोसिटी के साथ मूव करता है इन द सेम डायरेक्शन। और अगर मिरर ऊपर या फिर नीचे मूव करता है तो इमेज मूव नहीं करती है। नाउ अच्छा, अब टाइम ऑफ इमेज पूछा जाता है कि अगर हमारा घड़ी का टाइम इतना है तो वॉच की जो इमेज है उसमें कितना बज रहे होंगे, ये हमसे पूछा जाता है। तो 11:60 में से जो भी हमें टाइम दे रखा है घड़ी का उसमें से उसको माइनस कर देना। अच्छा, अब अगर हमारे पास स्फेरिकल मिरर्स आ गए, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है v की वेलोसिटी से तो इमेज भी ऊपर जाएगी बट कितनी वेलोसिटी के साथ, m टाइम्स की वेलोसिटी के साथ ज्यादा जाएगी। मतलब इमेज की जो वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के m टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। अब व्हाट इज m हियर? सो m है यहाँ पे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ठीक है। मिरर के लिए ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस वी बाई यू और लेंस के लिए होता है प्लस का वी बाई यू। सो ये जो m पहले हमें मैग्निफिकेशन निकालना होगा, फिर मैग्निफिकेशन टाइम्स कर देना ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को तो हमें इमेज की वेलोसिटी मिल जाएगी। लेकिन अच्छा, अब अगर स्फेरिकल मिरर भी मूव करे साथ में ऑब्जेक्ट भी मूव करे, अगर दोनों मूव कर रहे हैं सो इस केस में ये फॉर्मूला आता है कि इमेज की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस मैग्निफिकेशन का स्क्वायर टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। अब इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। याद रखना यहाँ पे माइनस आता है। अब लेंस के केस में सिंपल है, जैसे यहाँ पर मिरर के केस में क्या है माइनस आएगा, लेंस के केस में सिंपल प्लस आएगा। अगर दोनों मूव कर रहे हैं, सपोज अगर मिरर नहीं भी मूव कर रहा तो मिरर की वेलोसिटी यहाँ पे 0 पुट कर देना, एंड सपोज अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को 0 पुट कर देना। तो कोई भी एक मूव कर रहा है या फिर दोनों मूव कर रहे हैं, तीनों चारों केसेस के लिए ये वाला फॉर्मूला वैलिड है। नेक्स्ट वी हैव कि अगर लेंस ऊपर मूव करे, सॉरी लेंस नहीं, लेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर मूव करे तो इमेज भी ऊपर मूव करेगी, अगर ऑब्जेक्ट नीचे मूव करेगा तो इमेज भी नीचे मूव करेगी। लेकिन कितने वेलोसिटी के साथ, m टाइम्स ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगी उसकी ऑब्जेक्ट के साथ। सिंपल है, देखो आप प्लेन मिरर को तो हम डेली लाइफ से समझ सकते हैं, लेकिन मिरर्स के केस में बस यहाँ पर माइनस आएगा इस वाले फॉर्मूले में, लेंस के केस में प्लस आएगा। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिरर्स के लिए और स्फेरिकल मिरर्स के लिए दोनों के लिए अलग अलग है। मिरर्स में माइनस का v बाई यू है और लेंस में प्लस का v बाई यू है। और अगर एक इस ये वाला केस है कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर रहा है तो इमेज भी ऊपर मूव करेगी, लेंस के केस में भी और मिरर के केस में भी, और जो वेलोसिटी है वो m टाइम्स हो जाएगी दोनों केस में। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट वी हैव की नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। देखो अगर हमारे पास दो प्लेन मिरर है विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा तो कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, उसके लिए सबसे पहले हमें एक नंबर निकालना है दैट इज 360 डिग्री माइनस दिस थीटा। फिर अगर ये नंबर इवन आया तो सिंपल एक घटा देना इसमें से, वो हमें नंबर ऑफ इमेजेस मिल जाएंगी। अगर ये नंबर ओड आया तो हमें देखना पड़ेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा एंगल बाइसेक्टर पे है या फिर कहीं और है। अगर एंगल बाइसेक्टर पे है, सपोज ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है,
तो अगर वो 30 डिग्री पर बिल्कुल ऑब्जेक्ट हमारा बिल्कुल यहाँ पे बीचों बीच 30 डिग्री पर है, अगर एंगल बाइसेक्टर पर है तो वही इवन वाला केस हो जाएगा कि n-1 कर देना, और अगर एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है तो n डायरेक्ट जो हमारा नंबर निकल के आया था वही हमारी नंबर ऑफ इमेजेस है। अब लेटरल या फिर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होता है लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। बट इफ वैसे तो यहाँ पे इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे आता है कि एक लंबा सा ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, सपोज एक रोड दी जाएगी और यहाँ पे एक मिरर होगा। अब हमसे मैग्निफिकेशन पूछा जाएगा या फिर हमसे लेंथ ऑफ इमेज पूछी जाएगी। सो सबसे पहले हमें इस वाले पॉइंट को अलग ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर करना है, इस वाले पॉइंट को अलग एक ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर करना है। इसकी इमेज निकालनी, सपोज इसकी इमेज बन गई यहाँ, इसकी इमेज निकालनी है, सपोज इसकी इमेज बन गई यहाँ पर, तो फिर हम इसकी लेंथ निकालेंगे और फिर यहाँ से जो भी हमसे पूछा जाए वो हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ बहुत ज्यादा छोटी सी, अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा छोटू सा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेज की जो लेंथ हो जाएगी वो m² टाइम्स हो जाएगी ऑब्जेक्ट की लेंथ की। अच्छा, अब अगर हमारे पास एक स्फेरिकल मिरर है, आगे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका एरिया a0 है, तो इमेज का जो एरिया है m² टाइम्स हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम हमारे पास v है तो इमेज की जो वॉल्यूम हो जाएगी वो m की पावर 4 टाइम्स हो जाएगी। वैसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन रिलेट करके पढ़ना इजी होगा। Let's move on to the another topic. First of all, we have curved refraction, means refraction through a curved surface. देखो, जब भी हम रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ देखते हैं, या फिर सपोज हम पानी के अंदर देख रहे हैं बाहर से बैठ के, तो हमें जो चीजें है ना वो पास नजर आती है देन दैट एक्सपेक्टेड। जैसे अगर हम ऊपर बैठ के अपने पानी में पैर देखते हैं ना, तो हमें पैर अपने पास नजर आते हैं, लेकिन जब हम पानी में बैठ के ऊपर चिड़िया को देखते हैं या फिर हम डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ देखते हैं, तो हमें जो चीजें होती है जहां पर होती है उससे भी दूर नजर आती है। तो क्योंकि यहाँ पे कर्व्ड सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन होता है, तो बस यही है, ये एक रेयरर मीडियम है, सपोज डेंसर है, फिर जो भी है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक इमेज है, तो आइडियली क्या होना चाहिए था, ऑब्जेक्ट से रेज गई और यहाँ पर मीट करनी चाहिए थी, लेकिन वो उससे पहले ही मीट कर जाती है डेंसर मीडियम होने की वजह से। तो यहाँ पर हमें इमेज दिखती है लेकिन दिखनी यहाँ पर चाहिए थी, मतलब एक्चुअल जो इमेज हमारी बन रही है वो यहाँ पर है, लेकिन हमें दिखाई यहाँ पर दे रही है। सो उसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। μ2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पर इमेज बन रही है, μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहां पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और r इज क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट कर्व्ड सरफेस। नाउ अच्छा, अब स्फेरिकल मिरर्स के लिए मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सारी चीजों को विद साइन कन्वेंशन पुट करना है, यहाँ से v का फॉर्मूला ये बनता है, और f इज फोकल लेंथ दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन फॉर मिरर्स इज -v/u और हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट लेते हैं हम ट्रांसवर्स में और लेंथ लेते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में। लेंस की पावर इज 1 by फोकल लेंथ ऑफ लेंस, while मिरर की पावर इज -1 by फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अच्छा, अब एक चीज और, अगर पावर पॉजिटिव है किसी भी चीज की, इसका मतलब उसका जो नेचर है दैट इज कन्वर्जिंग। अगर पावर निगेटिव है मतलब नेचर डाइवर्जिंग है। अगर पावर 0 है इसका मतलब ना ही वो कन्वर्जिंग नेचर का है ना ही वो डाइवर्जिंग नेचर का है, वो कुछ भी नहीं है, वो नन है, ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जिनकी पावर 0 है, वो है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की पावर 0 है, ना वो कन्वर्ज करता चीजों का ना वो डाइवर्ज करता। और एक रेक्टेंगुलर स्लैब, रेक्टेंगुलर स्लैब क्या करती है, ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर देती है, जो इंसिडेंट रे उसको पैरेलली शिफ्ट कर देगी, लेकिन वो कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज नहीं करती है। अब देखो, अगर हमारे पास एक लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो रेज यहाँ से टकरा के पहले इस पे पड़ेंगी, इस पे पहले पड़ रही है इसलिए फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इस पे दोबारा से पड़ रही है इसलिए सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस इस केस में ये, दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस इस केस में ये है। सो चीजें क्वेश्चंस में चेंज भी हो सकती है, तो मैं बिल्कुल ध्यान से देखना है कि कहाँ ऑब्जेक्ट है, कौन सा पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, कौन सा नहीं। सो यहाँ पर देखो, अगर हमारे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसकी अपनी एक रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसकी अपनी एक फोकल लेंथ है, इसकी अपनी एक रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसकी अपनी एक फोकल लेंथ है, बट इनकी जो कंबाइंड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यूएल माइनस म्यूएम डिवाइडेड बाय म्यूएम, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम divided by refractive index of medium into 1 by r1 minus 1 by r2. r1 is first refracting surface, r2 is second refracting surface, दोनों को ही with sign convention put करना है।
अच्छा, अब यहाँ से हम इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल के इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, जो कि है लेंस का फॉर्मूला, कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1 फोकल लेंथ। लेंस में माइनस आता है और मिरर्स में प्लस आता है। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन फॉर लेंस v/u है, नॉट माइनस v/u, एंड हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब देखते हैं, एक मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर पे। अगर हम एक स्फेरिकल मिरर हो, प्लेन मिरर हो, डिप कर दे पानी में या फिर किसी भी दूसरे मीडियम पर लेके जाए, तो फिर उसकी फोकल लेंथ, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं होती है, बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन इट्स जियोमेट्री। ठीक है, लेकिन लेंस की नहीं, लेंस की फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी डिपेंड करती है। लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, ज्योमेट्री के साथ साथ इन पर भी डिपेंड कर रही है लेंस की फोकल लेंथ। इसलिए अगर हम एक लेंस को पानी में डिप कर दे या फिर किसी अदर मीडियम में लेकर जाए तो उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। अब उसके लिए, मिरर्स के लिए, कॉन्वेक्स मिरर, अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ इज ऑलवेज गोना बी पॉजिटिव। अगर कॉनकेव मिरर है सो फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। लेकिन लेंस के केस में हमेशा ये नहीं है कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव है, ये हमेशा वैलिड नहीं होता। ये सिर्फ तभी में वैलिड होता है जब वो लेंस रेयरर मीडियम में हो। डेंसर मीडियम में आते ही चीजें उल्टी हो जाती है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी जब मीडियम रेयरर होगा या फिर एयर होगा या फिर मतलब लेंस से रेयरर मीडियम होना चाहिए। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि पावर इज 1/फोकल लेंथ। तो जो इसका साइन वही इसका साइन, है ना। तो पावर पॉजिटिव इसका मतलब कन्वर्जिंग नेचर। लेकिन चीजें उल्टी हो जाती हैं, अगर मीडियम डेंसर हुआ तो उसकी फोकल लेंथ निगेटिव हो जाएगी, पावर निगेटिव हो जाएगी और डाइवर्जिंग नेचर का हो जाएगा। सेम फॉर कॉनकेव लेंस, दैट इज फोकल लेंथ निगेटिव होती है व्हेन मीडियम इज रेयरर देन लेंस का मीडियम। ठीक है, और पावर इसमें भी निगेटिव आ जाएगी क्योंकि फोकल लेंथ निगेटिव है तो डाइवर्जिंग नेचर है। और अगर मीडियम डेंसर हुआ लेंस के मीडियम से तो वो चीजें उल्टी हो जाएंगी, वो कन्वर्जिंग नेचर का हो जाएगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगी, पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव कॉन्वेक्स मिरर। सो यही जो चीजें मैंने एक्सप्लेन किया कि कॉन्वेक्स मिरर की, अच्छा हाँ, कॉन्वेक्स मिरर की हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव है, हमेशा पावर निगेटिव है। देखो, लेंस के लिए पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ, मिरर्स के लिए पावर इज इक्वल टू माइनस का 1/फोकल लेंथ। यानी कि मिरर में साइन कन्वेंशन दोनों का सेम है, लेंस के लिए साइन कन्वेंशन दोनों का सेम है, बट मिरर के लिए साइन कन्वेंशन उल्टा है। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर निगेटिव है, अगर फोकल लेंथ निगेटिव है तो पावर पॉजिटिव है। तो इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब पावर हमेशा निगेटिव है, इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डाइवर्जिंग नेचर का होगा। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ निगेटिव है, इसका मतलब पावर उल्टी है, पॉजिटिव है, इसका मतलब वो हमेशा कन्वर्जिंग नेचर का है। लेकिन लेंस का नेचर, लेंस की फोकल लेंथ, लेंस की पावर हमेशा चेंज करेगी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, इसकी हमेशा यही रहेगी सेम। अच्छा, अगर थिन लेंस इन कॉन्टेक्ट के लिए फॉर्मूला क्या है, अगर हमने बहुत सारे लेंस को ऐसे ऐसे कॉन्टेक्ट में रख दिया तो जो पावर है सबकी पावर जुड़ जाएगी। इसकी पावर सपोज 5 डायोप्टर है, इसकी पावर प्लस की, इसकी पावर प्लस की 10 डायोप्टर है, इसकी पावर समथिंग हो जाए तो सबकी पावर ऐड कर दें। पावर को भी विद साइन पुट करना है फॉर्मूले में, जिसकी पावर प्लस होगी उसको प्लस के साथ पुट करना है, जिसकी पावर माइनस होगी उसको माइनस के साथ। और 1/नेट फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला आता है, दिस इज रिवर्स ऑफ पावर। कटिंग ऑफ लेंस, अगर हम एक लेंस को ऐसे आधा कट कर देते हैं तो पावर भी सेम है, फोकल लेंथ भी सेम है। लेकिन अगर हम एक लेंस को इस टाइप से कट करते हैं तो पावर आधी हो गई। ऐसे याद रखो कि दुबला पतला हो गया, यहाँ पे जो लेंस है वो दुबला पतला हो गया, यहाँ पे तो मोटा, जितना मोटा उतना ही मोटा रहा, यहाँ पे दुबला पतला हो गया, यानी कि पावर घट गई, पावर घट गई। अगर पावर आधी हो गई तो फोकल लेंथ डबल हो जाएगी। नेक्स्ट वी हैव सिल्वरिंग ऑफ लेंस। अगर एक लेंस है, अगर हमने लेंस का कोई भी सरफेस सिल्वर कर दिया तो ये एज अ दो कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव करेगा, एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस और एक इस तरीके से कॉनकेव मिरर। तो ऐसे लग रहा है कि ये दोनों के दोनों हमने बहुत ज्यादा पास पास ऐसे करके ना पास पास रख दिए, है ना, तो ये कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव करेगा। अच्छा, ओवर, लेकिन देखो अगर हमने एक सिल्वर कर दी एक तरफ से तो यहाँ से लाइट रेज आएंगी, टकरा के यहाँ पे जाएगी, फिर वापस आके फिर वापस जाएगी, यानी कि ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है वो मिरर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि एक सरफेस इसका क्या है, सिल्वर्ड है, तो यहाँ से लाइट रेज पास नहीं करेंगी, तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन मिरर की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पे जो नेट पावर है इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन 2 बार हो रहा है और रिफ्लेक्शन एक ही बार हो रहा है। देखो लाइट, जैसे हमारे पास ये वाला सिल्वरिंग लेंस है तो लाइट रेज आएंगी, एक बार इस सरफेस से टकराई,
इस सरफेस से टकराई, फिर आएगी, फिर इस सरफेस से टकराई, फिर इस सरफेस से टकराई, यानी कि इस वाले सरफेस से लेंस से 2 बार टकरा रही है ना। और ये जो मिरर वाला सरफेस है इससे 1 बार टकरा रही है। तो यहाँ पे यही फॉर्मूला है हमारा कि जो नेट पावर है इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस, क्योंकि यहाँ पे लेंस 2 बार आ रहा है और मिरर 1 बार आया है, तो इसलिए 2 टाइम्स ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। और जो नेट पावर है हमारी वो -1 बाय नेट फोकल लेंथ है। नेट पावर निकाल लेना, फिर अगर नेट फोकल लेंथ पूछी जाए तो यहाँ से निकाल लेना। और यहाँ पे माइनस क्यों है, क्योंकि ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। और लेंस की पावर 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ लेंस और मिरर की पावर -1 बाय फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास अगर एक लेंस है जो कि 3 अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मिलकर के बना है, μ1, μ2, μ3, तो 3 अलग अलग इमेजेस यहाँ पर बनेगी। मतलब जितने अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास होंगे उतनी ही अलग अलग इमेजेस यहाँ पर बनती है। स्नेल्स लॉ ये कहता है कि μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin। μ1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां पर इंसिडेंस रे है, और μ2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां पर रिफ्रैक्टेड रे है। सिंपल। When we immersed a lens into water or in a denser medium, whether it is convex lens or whether it is concave lens, its power decreases because देखो जब एक लेंस एयर में होता है, क्योंकि एयर इज द रेयरेस्ट मीडियम, तो वहां पर उसकी जो बेंड करने की जो कैपेसिटी होती है दैट इज एक्चुअली अ पावर, वो ज्यादा होती है। लेकिन जब भी हम लेंस को किसी दूसरे मीडियम में डिप करते हैं दैट इज डेंसर और समथिंग लाइक वाटर, तो उसमें क्या होता है ना, ऑप्टिकली डेंसिटी की वजह से उसकी जो पावर है बेंड करने की कैपेसिटी वो घट जाती है। इट्स सिंपल कॉमन सेंस वाला पॉइंट है। और उसकी जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाएगी बिकॉज दे आर इनवर्सली रिलेटेड। ओके, अब एक ग्लास स्लैब ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करता है टूवर्ड्स इंसिडेंट रे। सपोज ये एक ग्लास स्लैब है एंड यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो ग्लास स्लैब है इस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर देगा। अब ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे ऐसे निकलती है, तो ये इसी को इसी की तरफ शिफ्ट कर देगा। एक्चुअली में ये रियल डिस्टेंस ये है, लेकिन जब हम इसको यहाँ से देखेंगे तो ये हमें कहीं यहाँ नजर आएगा, तो ये शिफ्ट कर देगा। और कितना शिफ्ट ये करता है, दैट इज t माइनस टी बाई म्यू। एंड व्हाट इज t हियर, t यहाँ पर है थिकनेस, ग्लास की जो थिकनेस है वो है, और म्यू यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है। ठीक है। ओके, सो अब वाटर कॉइन प्रॉब्लम भी इसी के ऊपर बेस्ड है कि जैसे हमारे पास एक टब है, उस टब में यहाँ पर एक सिक्का गिर गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक मीडियम, यहाँ पे सपोज पानी भरा हुआ है, इस वाले मीडियम में सपोज कोई और लिक्विड भरा है, सपोज हनी भरा हुआ है, ठीक है। हम यहाँ से इसको देख रहे हैं, एक्चुअल डिस्टेंस तो ये है कॉइन की, लेकिन यहाँ पे हमें जो डिस्टेंस नजर आएगी वो कुछ और नजर आएगी। तो यहाँ पर दो तरीके से आप इस चीज को मतलब सोल्व कर सकते हो। एक तो ये वाला फॉर्मूला, एपरेंट हाइट अगर हमसे पूछी जाए कि एपरेंट हाइट बताओ, सो एपरेंट हाइट इज इक्वल टू रियल हाइट इनटू म्यू ऑफ ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम एपरेंट हाइट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक तरीके से इसको इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम इस पानी के कॉलम को एज ए स्लैब कंसीडर कर सकते हैं। और ये वाला स्लैब कितना शिफ्ट करेगा, टी माइनस टी बाई म्यू। ये वाला कितना शिफ्ट करेगा, टी माइनस टी बाई म्यू। तो नेट शिफ्ट निकाल लेना, फिर टोटल ओवरऑल शिफ्ट आ जाएगा। रियल हाइट में से शिफ्ट निकाल के हम एपरेंट हाइट भी निकाल सकते हैं। सो इसके 2-3 तरीके हैं करने के, आप किसी भी मेथड से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव बर्ड फिश प्रॉब्लम। इसके लिए भी सेम ये वाला फॉर्मूला लगता है कि एपरेंट हाइट इज इक्वल टू रियल हाइट इनटू म्यू जहां पर ऑब्जर्व है डिवाइडेड बाय म्यू जहां पर ऑब्जेक्ट है। देखो लेट सपोज कि मैं यहाँ पे पूछती हूँ आपको बर्ड का डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू फिश। फिश के रिस्पेक्ट में बर्ड का डिस्टेंस, इसका मतलब बर्ड यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और फिश यहाँ पर ऑब्जर्वर है। फिश बर्ड को ऑब्जर्व करिए कि वो कितनी दूरी पे है मुझसे। तो जब हम सेम मीडियम में सेम चीजों को देखते हैं तो हमें वहां पे शिफ्टिंग नजर नहीं आती, लेकिन जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में देखते हैं तो वहां पे रिफ्रैक्शन होता है, तो वहां पे शिफ्टिंग नजर आती है। यानी कि फिश के लिए ये जो 4 मीटर का गैप है ये 4 मीटर ही रहेगा, लेकिन ये जो ऊपर 2 मीटर है ये शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फिगर आउट जरूर से ध्यान से करना है कि कौन सा डिस्टेंस सेम रहेगा और कौन सा डिस्टेंस शिफ्ट होगा। अगर मैं बर्ड के लिए बात करूं तो बर्ड के लिए 2 मीटर वाला डिस्टेंस सेम रहेगा, लेकिन ये जो 4 मीटर वाला डिस्टेंस है ये शिफ्ट हो जाएगा। अभी कितना शिफ्ट होगा, तो यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। एंड फिर हम देखो, मैंने पूछा था कि बर्ड का डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू फिश है ना, तो 4 मीटर तो सेम रहेगा। अब इसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है कि एपरेंट हाइट इज इक्वल टू रियल हाइट। रियल हाइट में यहाँ पे 2 मीटर आ जाएगी, और म्यू जहाँ पे ऑब्जर्वर है, म्यू यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है जो भी गिवन होगा उससे रख के हम बेसिकली सॉल्व कर सकते हैं।
फिर हमारे पास आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, सबसे पहले क्रिटिकल एंगल निकालने को आता है कि साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू म्यू ऑफ म्यू छोटा डिवाइडेड बाई म्यू बड़ा। कौन से मीडियम का है कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, बस छोटे को बड़े से डिवाइड कर देना। इसको हम लैम्डा की टर्म्स में भी लिख सकते हैं और वेलोसिटी की टर्म्स में भी हम इसको लिख सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एक एप्लीकेशन है कि सपोज एक बल्ब पानी के अंदर है, ठीक है। अब बल्ब में से ऐसे 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 करके लाइट रेज निकलेंगी चारों तरफ को, तो कुछ तो क्या करेंगी, बिल्कुल वो क्रिटिकल एंगल पर आए। देखो जैसे कि ये क्रिटिकल एंगल है हमारा, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे 90 डिग्री होगा। इसके बाद वाली जो भी होंगी वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेंगी। सो एक ही पर्टिकुलर कर्व्ड सेक्शन की जो लाइट है वो बाहर निकलेंगी, है ना। तो बेसिकली इसमें वही यहाँ पे रेडियस पूछी जाती है कि सपोज हमने इसके ऊपर एक डिस्क रख दी, या फिर जिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से ये जो लाइट रेज बाहर निकल रही है उसकी रेडियस क्या है। तो यहाँ पे tan ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू ये वाली रेडियस डिवाइडेड बाय ये वाली जो हाइट है, बल्ब कितनी डिस्टेंस पर है ये। और क्रिटिकल एंगल निकालने का फॉर्मूला ये वाला जो मैंने आपको अभी बताया था। ऐसे यहाँ पे सेम होता है कि हमने एक बल्ब के ऊपर एक ग्लास स्लैब रख दी, तो सेम मतलब बल्ब के ऊपर ग्लास स्लैब है, पानी का मीडियम है, कुछ भी हो बस फॉर्मूला यही रहेगा। देन वी हैव प्रिज्म। प्रिज्म के लिए कुछ ही चीजें याद रखनी है कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू नेट एंगल ऑफ डेविएशन प्लस ए। अगर R2 क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो जो एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा दैट विल बी 90 डिग्री। तो जो लाइट रे है वो चीर कर बाहर निकलेगी, ग्रेज करती हुई निकलेगी। जैसे एक प्रिज्म है, अगर ये जो वाला जो एंगल है ये क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो ये इस टाइप से निकलेंगी, क्योंकि ये इसका नॉर्मल होगा, है ना। तो इसको प्रिज्म को बिल्कुल चीरती हुई निकलेगी, बिल्कुल ग्रेज करती हुई एंगल ऑफ इमर्जेंस निकलेगी। और यहाँ पर जो एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा वो 90 डिग्री होगा। देन वी हैव लेटरल शिफ्ट थ्रू ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब इंसिडेंट रे को शिफ्ट कर देती है, तो जो लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला ये है, ये एग्जैक्ट आपको याद रखना है, इस पर कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आते। फिर हमारे पास ये प्रिज्म का ही एक ग्राफ है कि एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का इस टाइप का ग्राफ आता है। दिस इज नॉट परफेक्ट पैराबोला। ये कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है, और जो मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें जब मिलता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर हो जाता है, और जब R1 R2 के बराबर है, और जब ये वाली जो लाइन है ये बेस के बिल्कुल पैरेलल हो चुकी है, मतलब हर चीज सिमेट्री हो, तभी हमें मिनिमम डेविएशन एंगल मिलता है। फिर एक थिन प्रिज्म, एक ऐसा प्रिज्म जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत ज्यादा छोटा है, सपोज 6 डिग्री है, 10 डिग्री है, इस टाइप का है, तो उसके लिए जो थिन प्रिज्म के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला है वो है म्यू माइनस 1 इंटू ए। वी हैव ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। देखो सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप जो फाइनल इमेज बनाता है वो बनाता है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, इसलिए जो फाइनल मैग्नीफाइंग पावर होगी दैट विल बी पॉजिटिव। अगर हमारी इमेज इंफिनिटी पर बनी है तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है डी बाई एफ। अगर हमारी इमेज डी पर बनी है यानी कि 25 सेंटीमीटर पर बनी है तो मैग्नीफाइंग पावर इज 1 प्लस डी बाई एफ। फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, दोनों की ही जो फाइनल मैग्नीफाइंग पावर होती है वो निगेटिव होती है, क्योंकि जो फाइनल इमेज बनती है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। और इसमें एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और इसमें एक आईपीस लेंस होता है। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो ऑब्जेक्ट के पास है, और जो आईपीस लेंस है वो हमारी आईज के पास है। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, और जो आईपीस लेंस है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाएगा। देखो सपोज ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसकी पोजीशन ये है। सो हमारी ये ऑब्जेक्ट के पास है इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस हो। ऑब्जेक्टिव लेंस कैसी इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब इसकी उल्टी कर दी, अगर ये सीधी थी तो इसकी उल्टी, और अगर ये उल्टी थी तो इसकी सीधी। अब इसकी सीधी थी तो ये उल्टी कर दी। अब जो हमारे पास जो लेंस है, जो आईपीस लेंस है, वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है, यानी कि अगर वो उल्टी है तो उसकी उल्टी का उल्टी ही बना देगा, ठीक है। तो देखो अब जो फाइनल इमेज और जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि अगर ये सीधा है तो ये उल्टा है, और ये उल्टा है तो ये सीधा है, ठीक है। तो इसलिए जो फाइनल मैग्नीफाइंग पावर होती है वो निगेटिव होती है। फिर जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, अगर हमारी इमेज डी पर बनी है तो यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं मैग्नीफाइंग पावर के, कि वी नॉट बाई यू नॉट, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के रिस्पेक्ट में इमेज का डिस्टेंस, और ऑब्जेक्टिव लेंस के रिस्पेक्ट में डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। इमेज का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इनटू डी बाय एफ ई। एफ ई मतलब कि आईपीस की फोकल लेंथ। और सेम यहाँ पर अगर डी पर बनी है तो बस 1 प्लस डी बाई एफ कर देना है यहाँ पर। और मैग्नीफाइंग पावर इन विद रिस्पेक्ट टू ट्यूब लेंथ के रिस्पेक्ट में है एल डी डिवाइडेड बाई एफ नॉट इंटू एफ ई। और यहाँ पर भी सेम ऐसे 1 प्लस कर देना बस। सो अब ट्यूब लेंथ, यानी कि ट्यूब लेंथ मतलब कि दो लेंसेज के बीच का गैप। सो सिंपल है कि
इमेज का डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस फोकल लेंथ विद रिस्पेक्ट टू आईपीस लेंस। अगर इमेज इन्फिनिटी पे बनी है तो, अगर इमेज डी पर बनी है तो सिंपल इसका इमेज डिस्टेंस और इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। बेसिकली हम इसमें देखो डिस्टेंस को, ये जो जितना भी डिस्टेंस है ना, सपोज इसने इमेज यहाँ पर बना दी है ना, तो इसके लिए इमेज डिस्टेंस हुआ और इसके लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हुआ, तो सिंपल इस डिस्टेंस को ऐड करना है, वो हमें ट्यूब लेंथ मिल जाएगी। मोड लेना है सिर्फ, ना ही कोई प्लस ना ही कोई माइनस, क्योंकि हमें डिस्टेंस देखना है यहाँ पे। फिर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए अगर इन्फिनिटी पे बनी है तो मैग्नीफाइंग पावर इज एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ ई, एंड अगर डी पर बनी है तो एफ नॉट डिवाइडेड बाई एफ ई में प्लस कर देना है 1 प्लस एफ ई डिवाइडेड बाई डी। बाकी सारे केस में d बाय एफ था कि 1 प्लस डी बाय एफ था, इस केस में 1 प्लस एफ ई बाय डी है, तो ये उल्टा है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में। फिर वही ट्यूब लेंथ, अगर इमेज इन्फिनिटी पर बनी है तो दोनों की फोकल लेंथ ऐड कर देना, अगर इमेज डी पर बनी है तो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है तो इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे बनेगी, और जो आईपीस लेंस के लिए जो भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो ऐड कर देना। देन एक है डिस्प्लेसमेंट मेथड, ये प्रैक्टिकल फिजिक्स में दिया हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट मेथड, इसको हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालने के लिए। तो ये फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि फिक्स होती है, एक स्क्रीन होती है जो कि फिक्स होती है, हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कि मूवेबल होता है। सपोज हमने एक बार यहाँ पर रख के चीजों को ऑब्जर्व किया, फिर उसको एक बार यहाँ पर रख के चीजों को ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ए, और ये जो मूवेबल कॉन्वेक्स लेंस है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, अब हम इससे कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकाल सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4e।